morning student, class 9. As usual, the chapter Forest Society and the Colonization. इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूँ, हु कुड हंट। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में हाउ द फॉरेस्ट लॉज अफेक्टेड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉज पास किए थे जो फॉरेस्ट ड्वेलर को उसका इफेक्ट मैंने पढ़ाया था आपको ऑलरेडी। द फॉरेस्ट ड्वेलर टोटली डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड थे, उसका एग्रीकल्चर करते थे, उनका जीवन यापन उसी पर चलता था। एंड द फॉरेस्ट लॉज प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड all these forest dwellers to enter into the forest. They have divided the forest between three parts: reserve forest and the village forest and the wood forest. इस तरह डिवाइड किया और फॉरेस्ट ड्वेलर को टोटली बैन कर दिया। इवन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो वो करते थे, जिससे मैंने बताया था आपको कि स्वीडन कल्टीवेशन भी कहा गया, उसको भी रोक लगा दिया गया। तो इस तरह करके फॉरेस्ट ड्वेलर टोटली इफेक्ट, उनका लाइवलीहुड टोटली डिस्टर्ब हो गया, इफेक्ट हो गया। दे हैव नाउ स्टार्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द विलेज टुवर्ड द सिटीज टू अडॉप्ट द न्यू ऑक्यूपेशन। ये उसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब हमें पढ़ना है हंटिंग एंड पॉचिंग जब उनका बंद हो गया, देन हु कैन हंट, तो फिर फॉरेस्ट में शिकार कौन कर सकता था। फॉरेस्ट लॉज टोटली चेंज द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। उसके जीवन को टोटली चेंज कर दिया। उनका सारा ऑक्यूपेशन चेंज हो गया। दे वर हंटिंग इन द फॉरेस्ट, दे वर पोचिंग इन द फॉरेस्ट, देयर लाइफ टोटली डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट हंटिंग एंड द पोचिंग। नाउ दे वर टोटली डिस्टर्ब। लेकिन एक डालने पहले, बिफोर फॉरेस्ट लॉज, ये हंटिंग पर सर्वाइव करते थे। वो डियर का हंटिंग करते थे और अदर एनिमल का हंटिंग करते थे। उसके स्किन को, उसकी बोन्स को, अनदर थिंग्स को, रेस को भी यूज करना और सेल करना, ये उनका काम। हॉर्न को भी सेल करना। एंड दैट वाज देयर कस्टमरी राइट। देखिए कस्टमरी राइट क्या होता है, कस्टमरी प्रैक्टिस और कस्टमरी राइट क्या होता है। मीन्स वो उसका जन्म जन्मांतर से ये राइट था कि फॉरेस्ट में हंटिंग, पोचिंग, गैदरिंग, कलेक्टिंग कर सकते थे। एंड देयर कस्टमरी राइट हैज बीन टोटली बैन। रोक लगा दिया गया, उसको प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया गया। और अब वो कर दिया गया पनिशेबल। जब फॉरेस्ट लॉज आए, इट मेड द हंटिंग, पॉचिंग, गैदरिंग, इवन द एंट्री ऑफ द फॉरेस्ट पनिशेबल, सजा देने के लायक। जो उसमें अगर हंटिंग, पॉचिंग करते पकड़ाए थे, उनको सजा देते थे। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट गार्ड्स। कभी वो ब्राइब के रूप में लेते थे, कभी वर्क के रूप में लेते थे। इस तरह पनिश किया जाता था। लेकिन इसके बाद जब लॉज बनाए गए, तो हंटिंग एक स्पोर्ट के रूप में लिया जाएगा और गेम के रूप में लिया जाएगा। और ये पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट और नोबिलिटी। उस समय जो जमींदार, नोबिलिटी एंड दरबार के जो पीपुल होते थे, इवन द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इंडियन पीपुल ऑल्सो, राजे महाराजे, ये इस शिकार को एक गेम के रूप में लेते थे, स्पोर्ट के रूप में लेते थे। वो इसको ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हंटिंग टोटली इंक्रीज कर गया, रैपिडली या फास्टली इंक्रीज कर गया। और जिसके कारण बहुत सारे स्पेसीज, एनिमल के स्पेसीज जो फॉरेस्ट में थे, they were on the verge of extinction और they extinct। या तो वो खत्म हो गया या फिर उनका पॉपुलेशन खत्म होने के कगार पे आ गया। ये उनका कोर्ट का कल्चर हो गया। यहाँ कल्चर से मतलब ये है कि जो भी नोबेल होते थे, जमींदार होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, वो इसको एक गेम के रूप में लेते थे और दे took it as a pride, गर्व के रूप में कि how much animal has been hunted by this king and this जमींदार and this British officer। उन्होंने कितने कितने एनिमल का हंटिंग किया। दिस वाज द मैटर ऑफ प्राइड समझा जाता था।
वो सोचते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का थिंकिंग था कि एनिमल की हंटिंग करना मीन्स जरूरी है, ये सैवेज है, खतरनाक एनिमल है और इनकी हंटिंग बहुत जरूरी है। उनकी ये सोच था कि हंटिंग, सैवेज एनिमल को हंटिंग करके हम इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं। मीन्स वी आर सिविलाइजिंग बाय हंटिंग, वी आर सिविलाइजिंग द नेशन, नेशन को सिविलाइज कर रहे हैं। और ये जो स्पोर्ट्स का सिस्टम था कल्चर का, इसमें उन्होंने एक रिवार्ड सिस्टम मान के चला, जो जितना पैंथर और लिपार्ड का हंटिंग करता था उस हिसाब से उसको रिवार्ड दिया जाता था। एक प्रकार से स्पोर्टिंग ट्रॉफी के रूप में इसको लिया जाता है और इस ट्रॉफी के कारण मैक्सिमम हंटिंग देश के अंदर और एनिमल फॉरेस्ट में होने लगे। आपको एग्जांपल देख लेंगे, बुक में होगा रिकॉर्ड, महाराजा ऑफ सरगुजा एंड द जॉर्ज यूले, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर, इन लोगों ने कितने चीते का हंटिंग किया, लीपॉर्ड का हंटिंग की, शिकार किया उन्होंने देश के अंदर। ये उनको एक प्रकार से गेम के रूप में लेते थे, जस्ट इंजॉइंग इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन के रूप में लेते थे हंटिंग ऑफ द एनिमल्स। ओके, न्यू ट्रेड एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू सर्विसेज। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट सोलर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फॉरेस्ट एंट्री से, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट को कलेक्ट करने से, गैदरिंग करने से, हंटिंग एंड वॉचिंग है जो रेस्ट्रिक्टेड, तो फॉरेस्ट डोलर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटी के सामने आने लगे, काम करने, नए सर्विसेज आने लगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब फॉरेस्ट को कंट्रोल किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब फॉरेस्ट को कंट्रोल किया, तो ये जो कम्युनिटी थे अपनी लाइवलीहुड के लिए इन्होंने नए अवसर तलाशने शुरू कर दिए। अब वो हंटिंग और पॉचिंग नहीं करते थे, अगर हंटिंग और पॉचिंग करते भी थे तो वो पनिशेबल था, पनिश मिलता था और उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहे जाते थे, उन्हें सजा दिया जाता था। न्यू अपॉर्चुनिटीज में देखिए, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उनका था, मैंने फिर पहले बताया, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उनका क्या था, हंटिंग, पोचिंग, गैदरिंग द फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। दिस देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड दे टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तो उन्होंने अपने सारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया उन्होंने, अब वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करने लगे, व्यापार करने लगे। वर्ल्ड में भी देखिए, इंडिया से बाहर भी देखिए, वर्ल्ड में तो दूसरे कंट्रीज में भी ये प्रोसेस अपनाया गया। जैसे देखिए, आपको ब्राजील में एक मुंडुरुकु कम्युनिटी है। ब्राजील में जो मुंडुरुकु कम्युनिटी है वो रबर कलेक्शन के लिए फेमस है। जब रबर का डिमांड होने लगा तो वो फॉरेस्ट से लेटेक्स कलेक्ट करने लगे, जिसे लाख कहा जाता है। लेटेक्स कलेक्ट करके और उसको मार्केट में सप्लाई करने के, सेल करने लगे। आप इंडिया में देखें, बिफोर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, पहले क्या था, आदिवासी जो हमारे देश के होते थे वह डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रेड करते थे। वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करना, फॉरेस्ट में हंटिंग करना, पॉचिंग करना और फिर उसको मार्केट में सेल करते थे। उसमें गुड्स था, एलिफेंट भी सेल किए जाते थे बहुत पहले। वो देखेंगे आप, सर्कस वगैरह के लिए एलिफेंट को पकड़कर सेल किया जाता था, शिकार करके। हाइट्स, हॉर्न, सिल्क ऑफ ऊन, इवन आइवरी जो हाथी दांत होते हैं, स्पाइसेस इन द गम, इस सभी को कलेक्ट करके और मार्केट में वो सेल करते। दिस वाज देयर कस्टमरी राइट एंड दिस वाज देयर द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जब ब्रिटिश कंट्रोल हुआ, जब ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट को कंट्रोल किया, तो ये जो ट्रेड है इसको उन्होंने टोटली कंट्रोल कर दिया, रेगुलेट भी करने लगी खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेस आप इंडियन आदिवासी को इससे अलग कर दिया गया। उन्होंने एक प्रकार से सोल राइट दिया ब्रिटिश कुछ फर्म, कुछ कंपनीज को, कुछ फर्म को, कुछ ब्रिटिश प्लांटर्स को फर्म राइट दिया
कि आप इसको सोल राइट दिया कि आप इस काम को करें, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को का ट्रेड करें। और जो इंडियन आदिवासी या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो फॉरेस्ट में एंट्री करके कॉलेक्ट करते थे, हंटिंग कोचिंग करते थे, दे वेर कॉल्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स। उनको फोर्स पकड़ने के बाद भी अगर उनको फोर्सली फैक्ट्रीज में काम करवाए जाते थे या फिर प्लांटेशन में उससे काम करवाए जाते थे। तो इस तरह करके एक न्यू अपॉर्चुनिटी लोगों के पास आया, अवसर आए, और जो आदिवासी थे, जो ट्रेडर्स थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनका ऑक्यूपेशन टोटली चेंज हो गया। अब वो माइग्रेट करने लगे अपने दूसरे वर्किंग कल्चर की ओर और शहर की ओर, और शहर में कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। आपके लिए क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्टर मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड द विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज। फॉरेस्टर्स और विलेज ड्वेलर्स के डिफरेंट आइडियाज थे अबाउट द गुड फॉरेस्ट। फॉरेस्टर्स मीन्स जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे वो, एंड द विलेजर्स उनका क्या आइडिया था गुड फॉरेस्ट के बारे में, किस तरह के फॉरेस्ट को वो गुड फॉरेस्ट समझते थे। इसे आप एक्सप्लेन करेंगे और आंसर लिखकर सेंड करेंगे शाम को। ओके, थैंक यू।